तो देखो, सॉरी एक्चुअली क्लास 1 मिनट पहले ओवर हो गई। मुझे 1 मिनट का अंदाजा था पर 1 मिनट पहले ओवर हो गई। तो एक क्वेश्चन वापस से समझ लेते हैं ये वाला। ठीक है, तो देखना क्वेश्चन को। एक्चुअली द क्वेश्चन इज, कोई फ्रांस का बंदा है, उसने यूएसए से कुछ गुड्स इंपोर्ट किया $1,24,000 का फॉर 90 डेज क्रेडिट। स्पॉट रेट दे रखी है 5.70 फ्रेंच फ्रांस फॉर एवरी डॉलर। एक्सपेक्टेड है कि भाई जिस दिन पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, जिस दिन पेमेंट करना पड़ेगा उस दिन जो डॉलर जो फ्रेंच फ्रांस है वो 5% और वीक हो जाएगा। फ्रेंच फ्रांस वीक होने का मतलब ये हुआ कि डॉलर स्ट्रेंथ होगा। डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ हो जाएगी, मतलब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। देखो, फ्रेंच फ्रांस के वीक होने का मतलब हुआ डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी मतलब आपकी जो बेस करेंसी उसकी वैल्यू डाउन होगी। तो ये रहा फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड रेट अपन में 1 माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो मैंने इससे निकाल ली एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट कितनी, 5.70 अपॉन में 1 माइनस 5% इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अगर मैं हेजिंग नहीं करता हूं तो मुझे अभी कितने चुकाने हैं? अगर एट प्रेजेंट चुकाने की बात करूं तो देखो, एट प्रेजेंट चुकाने की बात करूं तो मुझे अभी कितने चुकाने हैं? 5.70। 90 डेज के बाद मुझे कितने चुकाने पड़ेंगे? एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट क्या है? 6। दैट मीन्स मुझे लॉस हो रहा है 5.70 माइनस 6 इंटू 1,24,000, दैट इज 37,200 का मुझे क्या हो रहा है? लॉस होगा, एक्सपेक्टेड लॉस है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 1 समझाया था आप लोगों को, बिना हेजिंग के, मतलब अगर आपको नॉर्मल रेट पे पेमेंट करना पड़ेगा तो आप लोग प्रॉफिट या लॉस निकाल लो। ठीक है, हमने निकाल लिया। गेन और लॉस इफ देयर इज हेजिंग। हेजिंग में क्या होगा? एक्चुअली हेजिंग में क्या होगा, हम लोग फ्यूचर में एक रेट के ऊपर, फ्यूचर में एक रेट के ऊपर उनसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। हेजिंग में होगा कुछ नहीं, फ्यूचर में जो भी फॉरवर्ड रेट होगी उस पर हम लोग क्या कर लेंगे? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, उस पर हम लोग क्या कर लेंगे? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, स्टेप नंबर 2, गेन और लॉस इफ देयर इज हेजिंग। तो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो स्पॉट रेट माइनस जो भी फॉरवर्ड रेट चल रही होगी वो इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज। ठीक है सर, तो स्टेप नंबर 2 ले लेते हैं, हेजिंग। हेजिंग है तो देखो, आप लोगों के फॉरवर्ड रेट क्या चल रही है? देखो, आप लोगों की फॉरवर्ड रेट क्या चल रही है? 5.80 फ्रेंच फ्रांस पर डॉलर। ठीक है, तो स्पॉट रेट है 5.70, फॉरवर्ड रेट है 5.80 इंटू कॉन्ट्रैक्ट साइज है 1,24,000 का, तो 12,400 का लॉस है। तो अगर आप हेजिंग नहीं करते हो देन आपका एक्सपेक्टेड लॉस है 37,200 का। अगर आप लोग हेजिंग नहीं करते हो, नो हेजिंग, तो इन दैट केस लॉस कितना है? 37,200। अगर हेजिंग करते हो तो लॉस कितना है? 12,400 का। तो रिजल्ट क्या शो हो जाएगा? रिडक्शन इन लॉस, रिडक्शन इन लॉस इज इक्वल टू 37,200 का लॉस था, जो लॉस हो जाएगा आपके 12,400 का। ठीक है, तो लॉस में कितना कम हो रहा है आप लोगों के? 24,800। इसी में एक और पॉइंट डाल दिया, इफ एक्चुअल स्पॉट रेट आफ्टर 90 days is 5.7, कैलकुलेट एक्चुअल लॉस। ये क्वेश्चन का एक और पॉइंट है,
भाई मैं यहाँ पे ये तो बात क्लियर हो गई थी कि मैं हेजिंग करूंगा। यहाँ पे एक बात तो क्लियर थी कि मैं हेजिंग करूंगा। मतलब मैंने फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट मैंने कितने पेमेंट करने के लिए रेट फिक्स कर रखी है, 5.80 पे पेमेंट करूंगा। मैं पेमेंट कितने पे करूंगा, 5.80 पे, जबकि एक्चुअल रेट कितनी रह गई, 5.78। तो एक्चुअल लॉस कितना हो जाएगा मुझे, 5.78 माइनस 5.80 इंटू $1,24,000, 1,24,000 इंटू 0.02, 2480 का मुझे क्या हो जाएगा लॉस। तो ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा, हेजिंग विदाउट हेजिंग वाला सभी के? यस और नो, यस और नो। हाँ रिया जरूर, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल और ले रहे हैं। अच्छा एक और बात, सीएमए वालों के फॉर्म भरने की लास्ट डेट, सीएमए वालों के फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल हो चुकी है। ठीक है, सीएमए वालों को जो फॉर्म फिल करना था उसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल हो चुकी है। तो आप आराम से फॉर्म भर देना, 30 अप्रैल हो चुकी, नोटिफिकेशन आ गया सीएमए की वेबसाइट पर, आप लोग चेक कर सकते हैं ना। वो कल भी बोलना था, कल भी भूल गया मैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं नेक्स्ट। तो देखो एग्जाम्पल है, ठीक है। आपने जुलाई के अंदर, आप एक इंडियन फर्म हो, इंडियन फर्म हो, आपने एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट टू यूके, आप लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट कितने का, 50,000 पाउंड्स का। ठीक है, 50,000 पाउंड्स का एट 2 मंथ्स क्रेडिट। कितने महीने की उधार पे, 2 महीने की उधार पे। ओके, आप लोगों को स्पॉट रेट दे रखी है, स्पॉट रेट दे रखी है ₹पर डॉलर इज इक्वल टू 46। ऑन सिमिलर बेसिस आपको एक को दे रखा है, ये इसको जापान तो, जापान में नहीं।
इसको फॉरेन कर रहा हूँ और इसको कर रहा हूँ कोई भी रैंडम करेंसी है, मेरे पास लिखा हुआ उसके अंदर EUR है, ठीक है। तो EUR पर डॉलर दे रखा आपको 2.30, ठीक है। फिर आपको बोला है expected that EUR will depreciate to 2.5 per dollar और rupee will depreciate to 47 rupees per dollar, ठीक है। आगे 2 मंथ फॉरवर्ड दे रखा है, 2 मंथ फॉरवर्ड रुपीस पर डॉलर इज इक्वल टू 47.04 पर डॉलर और EUR पर डॉलर इज इक्वल टू दे रखा है 2.45 पर डॉलर। अब बताना कि हेजिंग की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। तो देखो द पॉइंट इज एक इंडियन फर्म ने फॉरेन मार्केट में 50,000 EUR का, तो मैं 50,000 ई बोल रहा हूँ, 50,000 ई का एक्सपोर्ट किया है 2 महीने की उधार पर, ठीक है। इन दैट केस द पॉइंट इज आपको स्पॉट रेट दे रखी है, लेकिन अब देखना इंडियन फर्म में EUR, तो आपको क्वाट क्या चाहिए, आपको क्वाट क्या चाहिए, रुपीस पर EUR का, आपको क्वाट क्या चाहिए, रुपीस पर EUR का, और दे क्या रखा है, दे अलग रखा है। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, रुपीस पर EUR का क्वाट निकालना पड़ेगा ना आपको, रुपीस पर EUR का क्वाट निकालना पड़ेगा। ये आता निकालना, किसी को बताना एक बार, रुपीस पर EUR कितना आएंगे, रुपीस पर EUR कितना आएंगे, फास्ट। वेल डन एवरीवन। तो देखो रुपीस पर EUR चाहिए, तो ये कोटेशन बनेगा। इसके लिए मैंने आपको क्या समझाया था, रुपीस कैलकुलेट करना है तो रुपीस ऊपर और EUR चाहिए तो EUR नीचे, ठीक है, ओके। तो अब रुपीस का क्वाट किससे दे रखा है, डॉलर से, ये ले लिया डॉलर, डॉलर यहां लिखा तो मुझे और कंपल्सरीली डॉलर को मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा, कंपल्सरीली मल्टीप्लाई में लिखना ही पड़ेगा ना डॉलर को। देन रुपीस पर डॉलर, मुझे चाहिए रुपीस पर डॉलर, क्वाट ऐसे कैसे दे रखा है क्या, हाँ भाई जैसा चाहिए वैसे वैसे दे रखा है, तो ये एज इट इज ले लूंगा। मुझे चाहिए डॉलर पर EUR और दे क्या रखा है, EUR पर डॉलर उल्टा दे रखा है, उल्टा दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, 1 के डिवाइड में ले लूंगा इसको, और इसका ये नेट आंसर आ जाएगा आप लोगों के
20। ओके, तो ये आपके आगे स्पॉट रेट। ऐसे की ऐसे आप लोग एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकाल सकते हैं। एक्सपेक्टेड, तो क्वोटेशन तो वही होगा, रुपीज पर EUR चाहिए तो रुपीज ऊपर और EUR नीचे। अब मेरे पास रुपीज का कोड किससे दे रखा है, डॉलर, और यहाँ डॉलर लिखा तो यहाँ डॉलर लिखना ही पड़ेगा, कट करने, डॉलर से डॉलर कट हो जाएगा। तो मुझे रुपीज पर डॉलर, हाँ भी रुपीज पर डॉलर डायरेक्ट कोड दे रखा है 47 ले लूंगा, जबकि मुझे डॉलर पर EUR चाहिए, दे रखे EUR पर डॉलर। तो मैं क्या करूंगा, 1 में 2.5 एंड दैट विल बी 47 में 2.5, 18.8, 18.8। ठीक है, आगे और 2 मंथ फॉरवर्ड भी निकाल लेते हैं। 2 मंथ फॉरवर्ड, 2 मंथ फॉरवर्ड पे क्या जाएगा, सेम चीज, मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, रुपीज पर EUR के लिए। तो रुपीज कितने देर के है, 47.04 मल्टीप्लाई बाई EUR है 1 तो ये आ जाएगा 47.04 डिवाइडेड बाई 2.45, 19.2। ओके, नाइस। तो यहाँ तक तो सबके समझ में आ गया, रटा हुआ, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं किसी को, मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करना है, आप लोगों ने क्या किया है, व्हाट वाज योर एक्टिविटी, एक्सपोर्ट किया, मतलब पैसे आने हैं। पैसे आने तो देखो मेरी बात सुनना, गेन लॉस को आइडेंटिफाई करना एक अलग कैलकुलेशन होती है। पहले देखो, हैजिंग नहीं कर रहे हैं, हैजिंग नहीं कर रहे मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाओ। हैजिंग हमें करनी नहीं है। हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि यार अभी इतना पेमेंट करना, और एक्सपेक्टेड क्या है। हैजिंग में केवल, विदाउट हैजिंग के अंदर फॉरवर्ड का ध्यान मत रखो, केवल एक्सपेक्टेड है उसका ध्यान रखो। ठीक है सर, तो यहां पे आ जाएगा आप लोगों के स्टेप नंबर 1, नो हैजिंग। स्टेप नंबर 1, कोई हैजिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, हैजिंग नहीं है तो क्या करूंगा मैं, तो क्या करूंगा, फॉर्मूला हो जाएगा स्पॉट रेट, जो आपकी आई थी, स्पॉट रेट कितनी आई थी देखो, ये आई थी आपकी स्पॉट रेट 20, दिखा, तो स्पॉट रेट 20, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट कितनी है 18.8। आप लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, आप लोगों ने एक्सपोर्ट, देखो ये समझने वाला पॉइंट होता है कभी कभी, है ना, थोड़ा सा कि प्लस माइनस, माइनस आते ही लॉस नहीं है, प्लस आते ही प्रॉफिट है, ऐसा नहीं है, समझने वाली बात होती है। एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, अभी आपको एक एक EUR के बदले में 20 रुपए मिलेंगे, और फ्यूचर में एक EUR के बदले में 18.8 ही मिलेंगे, इनटू ट्रांजेक्शन था 50,000 EUR का, ट्रांजेक्शन था 50,000 EUR का। तो द पॉइंट इज 20 माइनस 18.8 इंटू 50,000, आपके 60,000 का आपको क्या हुआ है, लॉस हो रहा है। लॉस क्यों, आपको 20 मिलने वाले थे और अब 18.8 ही मिलेंगे, तो हुआ नहीं हुआ लॉस। अगर मैं हैजिंग कर लेता हूँ, हैजिंग का मतलब क्या हुआ, हैजिंग का मतलब क्या हुआ, मैं एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, और देखो फॉरवर्ड रेट क्या दे रखी है मुझे, फॉरवर्ड रेट क्या दे रखी है 19.2, तो मैं 19.2 पे क्या करूंगा, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो फॉर्मूला क्या हो गया, स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड रेट इनटू जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट साइज है। तो लॉस तो यहाँ पे भी हो रहा है, पर कितना, 20 माइनस 19.2 इंटू 50,000। तो देखो ऐसी बात नहीं, दोनों में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस दोनों सिचुएशन में हो रहा है, पर लॉस कौन सा बेटर है, आपको लॉस बियर करना ही है, ये कंपल्सरी सिचुएशन है। तो कौन सा लॉस बियर करना ज्यादा बेटर है, 60,000 का या 40,000 का, तो ऑब्वियसली 40,000 लॉस बियर करना ज्यादा बेटर है। तो रिडक्शन इन लॉस
ड्यू टू हेजिंग इज इक्वल टू, पहले लॉस आपके 60,000 का हो रहा था, अब लॉस केवल 40,000 का रह गया, तो आपके रिडक्शन इन लॉस कितना हुआ? 20,000 का। आई बात सबके समझ में? यस और नो? चलिए तो आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पिक कर रहे हैं। आपने यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था, देखो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया। अगर आपको ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना हो तो क्या होगा? तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक नंबर हो जाएगा, टॉपिक था हमारा टॉपिक नंबर 10, तो अब आ जाएगा टॉपिक नंबर 11। टॉपिक, कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आपको क्या करना है? कैंसिल करना है। कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आपको क्या करना है? कैंसिल। कैंसिल करने पे देखो, कैंसिल करने पे क्या होगा? होगा क्या? सुनना, पहले सिचुएशन समझना, फिर अपन कैलकुलेशन समझते हैं। पहले समझते हैं परचेज। मैं पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूं, पॉइंट ऑफ व्यू बैंक। मैंने पॉइंट ऑफ व्यू क्या लिया है? बैंक को पॉइंट ऑफ व्यू माना अपना। ठीक है, एक बैंक है, ठीक है। बैंक ने क्या करा? एक कस्टमर से परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया है। कस्टमर से क्या करा होगा? परचेज कॉन्ट्रैक्ट। तो मार्केट में उसने क्या करा होगा? लॉजिकल बात है, सेल कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? ऑन कस्टमर आया, कस्टमर आया, फॉर कस्टमर आया फॉर कैंसिलेशन। देखो अब सिचुएशन ये थी, सिचुएशन ये थी कि बैंक कस्टमर से परचेज करके मार्केट में सेल कर देगा। ठीक है, ये सिचुएशन क्या है? बैंक कस्टमर से परचेज करके मार्केट में सेल कर देगा। ओके, ये सिचुएशन थी। सडनली क्या हुआ? कस्टमर आया, उसने बोला कैंसिल करना कॉन्ट्रैक्ट मेरे को। कस्टमर आया और उसने क्या बोला? कैंसिल। में एक बेसिक सिचुएशन समझा रहा हूँ, ठीक है। कस्टमर आया कैंसिल करने के लिए, कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सडनली ये चीज हुई, तो अब क्या सिचुएशन हो गई ना?
अब क्या होगा, बैंक को मार्केट में सेल तो करने ही पड़ेंगे। बैंक को मार्केट में सेल, आपने अगर आप खुद सोचो, बैंक की जगह आप हो तो आपकी तो मार्केट में इमेज है ना, आपकी मार्केट में प्रेस्टीज है या नहीं है? आपकी मार्केट प्रेस्टीज है, इमेज है, तो आप लोग तो उसको सेल करोगे। एंड इसके लिए अब क्या होगा, अब सिचुएशन क्या है, अब बैंक को तो भाई सेल करना तो परचेज तो करना पड़ेगा ना, इसलिए अब बैंक मार्केट से स्पॉट रेट पर परचेज करेगी। अब मार्केट से स्पॉट रेट पर परचेज करेगी एंड जो भी उसकी ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन को फुलफिल, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हो जाएगी, एंड सेल एग्रीमेंट को फुलफिल करेगी। और जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो रिफंड टू कस्टमर, और अगर लॉस हो रहा है तो रिकवर फ्रॉम कस्टमर। तो आई होप कि आपको पूरी सिचुएशन समझ में आई है। आई होप कि आप लोगों को पूरी सिचुएशन समझ में आई है। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक ने एक परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया था, और यहाँ पे सबसे बेस्ट ये रहता है कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचो। यहाँ पे सबसे बेस्ट ये रहता है कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो हमेशा। आप लोगों को हमेशा इंटरेस्ट आएगा, मतलब कुछ भी दे रखा है आप उसको बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू पर कन्वर्ट कर दो, फिर आपको हमेशा इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चन करने में, कभी आप लोग कंफ्यूज नहीं रहोगे। मेरा ये बोलना है कि आपको क्वेश्चन में कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, उस क्वेश्चन को बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू पर कन्वर्ट कर दो। जो भी गेन या लॉस होगा बैंक को होगा, और वो बैंक लॉस को या गेन को कस्टमर से ही चार्ज पे करेगी। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया है, यस और नो? बैंक कस्टमर से, सिचुएशन अभी ये है, बैंक कस्टमर से परचेज करके मार्केट में सेल करेगी। कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, कस्टमर ने कैंसिल करा तो बैंक को मार्केट में सेल करना ही पड़ेगा, इसके लिए बैंक मार्केट में स्पॉट रेट पे परचेज करेगी और सेल एग्रीमेंट को फुलफिल कर देगी। बाकी को नहीं आया समझ में? बी, बी सिचुएशन अगर मैं क्रिएट करूं तो बैंक ने कस्टमर के साथ में सेल एग्रीमेंट, अब बैंक को इसको सेल करना है तो मार्केट से बैंक क्या करेगी, परचेज एग्रीमेंट। इसका मतलब बेसिक सिचुएशन है, बेसिक सिचुएशन है बैंक मार्केट से परचेज करके, ये समझना आपके 3 पॉइंट एक साथ बाद में एक एक पॉइंट करके तीनों पॉइंट समझा दूंगा। और थ्योरेटिकली कि ऐसे स्टोरी होती ना तो जल्दी याद रह जाती है, स्टेप लिखवाऊं वो करूँ तो वो भले एक बार याद रह नहीं रही, स्टोरी आपकी याद रहेगी। ठीक है, तो बैंक बैंक मार्केट से परचेज करके कस्टमर को सेल करेगा, लेकिन हमारे कस्टमर होशियार थे,
कस्टमर आया फॉर कैंसिलेशन, तो ना ना, अब क्या होगा, बैंक को, अब कस्टमर ने कैंसिल कर दिया तो भी बैंक को मार्केट से परचेज करने ही होंगे। एंड 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 उससे अब मार्केट में ही स्पॉट रेट पर सेल कर देगा। मार्केट में स्पॉट रेट पे सेल करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं उसके पास में। ठीक है, इनको याद रखना, क्योंकि मैं जो होता ना इसमें अर्ली कैंसिलेशन मतलब बिफोर ड्यू डेट या आफ्टर ड्यू डेट में 14 डेज है उसका, तो मैं उन तीनों पॉइंट्स को इसी एक एक वर्ड पे मैं ही चेंज करूंगा। मैं बार बार नई नई स्टोरी नहीं बनूंगा, केवल इस एक एक वर्ड को मैं चेंज करता जाऊंगा आगे से आगे, और इसी से आपको एडजस्ट करना होगा। तो अब क्या करेगा वो, अब सिचुएशन क्या हो गई, अब सिचुएशन ये है कि मार्केट में स्पॉट रेट पे सेल कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा, सेम प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है, जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो किससे एडजस्ट करेगा, कस्टमर से। तो देखो समझना, कैंसिलेशन के 3 पॉइंट होते हैं, कैंसिलेशन के 3 मेन पॉइंट हैं। हमने अभी जो समझा वो है ऑन ड्यू डेट, फिर बिफोर ड्यू डेट, और तीसरा और आईएमपी पॉइंट है आफ्टर ड्यू डेट। और आफ्टर ड्यू डेट के अंदर भी दो टॉपिक है, आफ्टर ड्यू डेट के अंदर भी दो टॉपिक है, विद इन, हाँ में विद इन 14 डेज और ऑटोमेटिक कैंसिलेशन, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन ऑन 15th डे। और अगर भाई हमारी बात करूं हम लोग, तो हम लोगों ने बाकी सब कुछ तो बहुत अच्छे से समझा था, ये टॉपिक हम लोगों ने थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ा था, बाकी सब हमने बिल्कुल परफेक्टली समझा था, बस ये टॉपिक हमारा थोड़ा कच्चा रहा था। ड्यू डेट और ऑन ड्यू डेट और बिफोर ड्यू डेट में तो कोई पंगा होता ही नहीं कभी किसी में भी, मतलब इवन तो एक्सटेंशन हो या डिलीवरी हो, इन में पंगा नहीं होता है, आफ्टर में थोड़ा पंगा रहता है। ठीक है, तो हमने ये दो टॉपिक तो बहुत अच्छे से कर लिए थे, ये टॉपिक ऐसा था जो हमने शायद थोड़ा कच्चा पक्का ही किया था, ठीक है, हो जाए इस तरह से। ठीक है, तो आज शाम को 8 बजे, क्योंकि वही टाइम खत्म हो चुका है, तो आज शाम को 8 बजे हम लोग वापस से